Hello everyone, I'm Surbhi Reheja and very warm welcome to the official channel of Bansal Academy. So जैसा कि अभी हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है और आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 विच इज हीमोग्लोबिन. सो इससे पहले हमने माइग्लोबिन प्रोटीन के बारे में किया है. तो माइग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं. तो आज हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पे लेक्चर जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं सबके आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगे और जितने भी हमारी वीडियोस यहाँ पर रहेंगी वो सब आपको मिलेंगी CSN नेट लाइव साइंस बंसल एकेडमी चैनल पर. तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना भी आपका कंटेंट रहेगा एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो भी आपकी नोटिफिकेशंस रहेंगी जो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हो या फिर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हो कि प्रिपरेशन कहाँ पर आपकी है, कौन से यूनिट को आपने कितना प्रिपेयर किया है, तो आप डाउनलोड कीजिए टेक ऐप बाय बंसल एकेडमी. यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर. तो आप लाइव स्कोर के साथ देख सकते हो कि आपने कितने यूनिट को कितना प्रिपेयर किया है, आप कितना स्कोर कर रहे हो. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक हीमोग्लोबिन और जितने भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स रहेंगे तो उनका मेन रेफरेंस हमारा रहेगा लेनेंजर बुक. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आपका हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपको सब यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाया जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हमारा हीमोग्लोबिन. तो जैसे हमने इससे पहले हमने माइग्लोबिन प्रोटीन के बारे में किया है तो आज हम एक अनदर ग्लोबिन प्रोटीन करने वाले हैं विच इज हीमोग्लोबिन. सो स्टार्ट करते हैं. अब देखो जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ठीक है, इससे पहले जब हमने माइग्लोबिन किया था तो वहां पर हमने देखा था कि जो माइग्लोबिन था, माइग्लोबिन वॉज ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, मसल्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या होता है, इट इज टेट्रामेरिक प्रोटीन. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर हम इसको माइग्लोबिन के साथ रिलेट करके चलेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा मतलब रिकॉल रहेंगी चीजें, हमें माइंड में रहेगा कि जब हम कंपेयर यहाँ पे करेंगे. सो जब हमने माइग्लोबिन किया था तो माइग्लोबिन में हमने देखा था कि जो चेन वहां पर होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है. यहाँ पर ये प्रोटीन कैसा, इट इज टेट्रामेरिक प्रोटीन, मतलब यहाँ पर जो यूनिट मिलने वाली है 4 सब यूनिट यहाँ पर होगी. अब 4 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो सब यूनिट होती है ये एसोसिएटेड होती है विद द प्रोस्थेटिक ग्रुप और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 4 हीम ग्रुप. अब माइग्लोबिन में हमने किया था कि वहां पर 1 अगर हमारी सब यूनिट है तो मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब वहां पर प्रेजेंट होगा 1 हीम ग्रुप. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 पेप्टाइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर मिलेगा हमें 4 हीम ग्रुप. अब ये जो प्रोटीन है इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन, ओलिगोमेरिक प्रोटीन, एलोस्टेरिक प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन, माइग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन दोनों ही ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं. हम फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन करते हैं. ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में दोनों यहाँ पर आते हैं, ग्लोबिन चेन से ये कंसिस्ट होते हैं. अब जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर होता है, हीमोग्लोबिन हमारा है ओलिगोमेरिक प्रोटीन. अब ओलिगोमेरिक प्रोटीन हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब क्वाटनरी स्ट्रक्चर में सिंपल सा क्या होता है कि जब मोर देन 1 सब यूनिट प्रेजेंट होती है तो वो हमारा क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है. अब हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट है तो मतलब ये जो प्रोटीन हमारा होगा क्वाटनरी स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अब जैसे माइग्लोबिन का किया था, माइग्लोबिन का क्या किया था सबको याद होगा, हमने किया था कि माइग्लोबिन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर बनता है, हीमोग्लोबिन इज क्वाटनरी स्ट्रक्चर एंड माइग्लोबिन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन. अब हीमोग्लोबिन की एक और जो स्पेशल प्रॉपर्टी है इट इज एलोस्टेरिक प्रोटीन. ठीक है, ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है. अब ये एलोस्टेरिक प्रोटीन क्या होते हैं, एलोस्टेरिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच अंडरगोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस. ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स विच अंडरगोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस अपॉन बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर और मॉड्यूलेटर. ठीक है, ये कैसे करता है, यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे ही इनके साथ क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी इफेक्टर मॉलिक्यूल अगर आके बाइंड करेगा या फिर क्या करता है यहाँ पे मॉड्यूलेटर्स आके बाइंड करते हैं. तो अब ये प्रॉपर्टी माइग्लोबिन के पास नहीं थी, ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास यहाँ पर होती है, एलोस्टेरिक प्रोटीन के पास. अब दूसरा यहाँ पर देखो ये प्रोटीन कैसा है, कंजुगेटेड प्रोटीन.
अब कंजुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है, प्लस में यहां पर आ जाता है नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहां पर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो यहां पर क्या होगा, इट इज हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप यहां पर क्या होगा, इसका नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। अब देखो यहां पर हम एलोस्टेरिक प्रोटीन को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। ठीक है, अब एलोस्टेरिक प्रोटीन को देखो हम समझेंगे। अब जैसे हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में भी हम देखते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम है। अब ये प्रोटीन होगा, अब इस प्रोटीन के पास एक यहाँ पे बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो बाइंडिंग साइट है, दिस बाइंडिंग साइट फॉर इट्स लाइगेंड। ठीक है, कोई भी जो लाइगेंड इसके साथ आके बाइंड करेगा उसके बाइंडिंग साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे लाइगेंड क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड यहाँ पे करना है, ऑक्सीजन लाइगेंड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये तो बाइंडिंग साइट है कि जहां पर क्या करेगा, लाइगेंड आके बाइंड करता, मतलब ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा। अब इनके पास एक और अनदर साइट यहां पर होती है जिसको बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट है ये वो साइट होगी जहां पर बाइंडिंग होती है मॉड्यूलेटर्स की। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, मॉड्यूलेटर्स आके बाइंड करते हैं, या फिर यहां पर आके बाइंडिंग होगी इफेक्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉड्यूलेटर इफेक्टर सेम ही बात है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मॉड्यूलेटर्स या फिर इफेक्टर्स। मतलब इफेक्टर मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल जो जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट वहां पे अपना शो करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स में भी हम ऐसा करते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है जिसे एक्टिव साइट बोला जाता है फॉर दिस सबस्ट्रेट, एंड सेकेंड यहाँ पर होता है एलोस्टेरिक साइट जहां पर मॉड्यूलेटर्स या फिर इफेक्टर्स आके बाइंड करते हैं। अब एलोस्टेरिक प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन भी एलोस्टेरिक प्रोटीन, वैसे एंजाइम्स भी जनरली हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, यहां पर कोई भी मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर सकता है, इफेक्टर आके बाइंड कर सकता है। तो जैसे ही इफेक्टर आके बाइंड करेगा या फिर मॉड्यूलेटर आके बाइंड करेगा, अब ये प्रोटीन किस में जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस यहां पर होंगे। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूलेटर है, ये मॉड्यूलेटर कैसा हो सकता है, कन्फर्मेशन मतलब इफेक्टर यहाँ पे दो टाइप का इफेक्ट शो कर सकता है ना, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक यहाँ पर कैसा हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मतलब क्या करेगा, वो इफेक्ट अपना पॉजिटिव शो करेगा या फिर एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो मॉड्यूलेटर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये जो बाइंडिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, एलोस्टेरिक प्रोटीन पर जो मॉड्यूलेटर्स की बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग हम देखते हैं कि दो टाइप से बाइंडिंग यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, जो बाइंडिंग यहाँ पर होगी, ये बाइंडिंग कैसे हो सकती है, टू टाइप में यहाँ पर हो सकती है। एक हमारा यहाँ पर होता है होमोट्रोपिक। ठीक है, एक बाइंडिंग यहाँ पर कैसे होगी, होमोट्रोपिक बाइंडिंग, और एक जो दूसरी बाइंडिंग यहाँ पर है, इट इज हेट्रोट्रोपिक बाइंडिंग। ठीक है, होमोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। अब होमो एंड हेट्रोट्रोपिक का तो मीनिंग सबको पता ही होगा कि होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। अब होमो और हेट्रो को हम यहां पर किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, अब होमो और हेट्रो का मतलब यहां पर होगा कि जब सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, कि जब हमारा सबस्ट्रेट ही एक्ट करता है एज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, कि जैसे यहां पर क्या हुआ, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई, सबस्ट्रेट ने ही क्या कर दिए, प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस किए, तो इस टाइप की बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, होमोट्रोपिक बाइंडिंग। ठीक है, अब हेट्रो में क्या हो जाएगा, हेट्रो में सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर बोथ आर डिफरेंट, तब इसको क्या बोल रहे हैं, हेट्रो। तो यहां पर क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ये बोथ यहां पर कैसे होंगे, डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे हम इसको सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ पे लाइगेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर होगा। अब जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन में जो होमोट्रोपिक है, होमोट्रोपिक बाइंडिंग में मतलब सबस्ट्रेट किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे अमोड्यूलेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और जब भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है तो हीमोग्लोबिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ये एक सबस्ट्रेट भी है, ये एक लाइगेंड भी है, एज वेल एज ये मॉड्यूलेटर भी है, क्योंकि जैसे ये बाइंड करेगा ये प्रोटीन की कन्फर्मेशनल को चेंज करेगा। अब जब ये मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो ये क्या है, ये एक टाइप का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग यहाँ पर होगी,
तो ये मॉड्यूलेटर भी है, बट ये किस टाइप का मॉड्यूलेटर है, ये एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है कि जो बाइंड करता है, पॉजिटिव चेंजेस करता, मतलब सिंपल सा वहां पे क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब जब हम हेट्रोट्रोपिक की बात करते हैं तो यहां पर जो एग्जाम्पल आते हैं, जैसे यहां पर हो जाएगा CO2। अब सिंपल सा है कि जब CO2 बाइंड करता है तो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो, मतलब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, CO2 यहां पर होगा। इसके अलावा यहां पर और आ जाते हैं हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा और यहां पर क्या आ जाता है, BPG, बिसफोस्फोग्लिसरेट। तो ये सब क्या है, ये मॉड्यूलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब यहां पर हेट्रोट्रोपिक में क्या हुआ, सबस्ट्रेट इज डिफरेंट, और यहाँ पे मॉड्यूलेटर भी कैसे अलग यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलेटर्स। और ये जो मॉड्यूलेटर यहाँ पर होता है, दीज आर दी नेगेटिव मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये कैसे मॉड्यूलेटर्स हैं, ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स हैं। तो सिंपल सा जो एलोस्टेरिक प्रोटीन होते हैं, या फिर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो एलोस्टेरिक प्रोटीन का मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करेंगे, हीमोग्लोबिन प्रोटीन अंडरगोस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। अब ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो होमोट्रोपिक में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जब सबस्ट्रेट ही एक्ट करता है मॉड्यूलेटर की तरह, हेट्रोट्रोपिक में जब सबस्ट्रेट एंड यहाँ पर जो मॉड्यूलेटर है वो डिफरेंट हो गए। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, हेट्रोट्रोपिक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2, हाइड्रोजन एंड BPG। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ पर देखा कि एलोस्टेरिक प्रोटीन होते क्या, या फिर हीमोग्लोबिन को एलोस्टेरिक प्रोटीन क्यों बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये जो प्रोटीन है ये कैसा है, ये प्रोटीन टेट्रामेरिक प्रोटीन है। अब इस टेट्रामेरिक प्रोटीन में भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है 2 ग्लोबिन चेन्स, वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो अल्फा चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन यहाँ पर होगी। ठीक है, एक अल्फा ग्लोबिन चेन है और एक यहाँ पर होती है बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की यहाँ पर 2 चेन्स, यहाँ पर अल्फा ग्लोबिन है, बीटा ग्लोबिन चेन। अब ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन है, इट कंसिस्ट ऑफ, अल्फा ग्लोबिन चेन इज कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड। ठीक है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन है ये किससे कंसिस्ट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड। ठीक है, अब हमने माइग्लोबिन की भी की थी, माइग्लोबिन की कितने की थी, सब लोग कमेंट करके बताना कि माइग्लोबिन की हमने कितनी चेन की थी, कितने अमाइनो एसिड की होगी। अब ये 141 अमाइनो एसिड की है, और ऐसे यहां पर अगर हम बीटा ग्लोबिन चेन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 147 अमाइनो एसिड। ठीक है, 147 अमाइनो एसिड। अब देखो जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन में यहां पर प्रेजेंट होते हैं 7 हेलाइसिस, मतलब 7 हेलिकल स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है। अब जैसे याद है हमने माइग्लोबिन में क्या था, सिंगल पेप्टाइड चेन, सिंगल पेप्टाइड चेन में यहां पर क्या होता है, वहां पे 8 हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हमने वहां पे नेम दिया था A2H। ठीक है, 8 हेलिकल स्ट्रक्चर वहां पे थे। अब जैसे बीटा ग्लोबिन यहां पर होगा, बीटा ग्लोबिन में यहां पर प्रेजेंट होते हैं 8 हेलिकल सेगमेंट। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर प्रेजेंट होंगे 8 हेलिकल सेगमेंट। तो जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन में यहां पर आते हैं 7 हेलिकल सेगमेंट, और जो बीटा चेन है यहां पर आते हैं 8 हेलिकल सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन के जो जीन्स होते हैं, मतलब ये एनकोडेड होती है अल्फा ग्लोबिन चेन, इसके जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट ऑन दी 16 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो यहां पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा इट इज 16 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब ऐसे जो बीटा चेन है, बीटा चेन के जो जीन्स प्रेजेंट होता है इट प्रेजेंट ऑन दी 11 क्रोमोसोम नंबर। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहां पर है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा चेन के बारे में, कि जो अल्फा चेन यहां पर होगी, अल्फा चेन जो है इसमें यहाँ पे 141 अमीनो एसिड, बीटा में 147। अल्फा चेन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 हेलिकल सेगमेंट प्रेजेंट है, बीटा चेन में 8 हेलिकल सेगमेंट प्रेजेंट है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए कि अल्फा जो बीटा चेन है, अल्फा बीटा चेन में से कौन सी चेन है जो माइग्लोबिन से ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, माइग्लोबिन की चेन के सिमिलर यहाँ पर होगी।
अब इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर बीटा ग्लोबिन, क्योंकि सिंपल सा बीटा ग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, 8 हेलिकल सेगमेंट प्रेजेंट है, और जो माइग्लोबिन होता है माइग्लोबिन में भी 8 हेलिकल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो अल्फा ग्लोबिन चेन है, ठीक है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन होगी ये फर्दर होती है 2 टाइप की, ठीक है, अल्फा ग्लोबिन चेन ये फर्दर होती है 2 टाइप की। अब अल्फा ग्लोबिन चेन में 2 टाइप यहाँ पे कैसा आता है, एक तो यहाँ पे अल्फा चेन आ जाती है, ठीक है, अल्फा हो यहां पर होगा, और एक यहां पर होता है जीटा, ठीक है, जीटा यहां पर होगा, एक यहां पे जीटा चेन होती है, ठीक है। तो अल्फा यहां पे 2 है, अल्फा एंड जीटा। अब ऐसे यहां पर जो बीटा ग्लोबिन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन भी फर्दर आगे टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें यहां पर आ जाता है बीटा, ठीक है, और यहां पर होगा गामा, ठीक है, और यहां पर आ जाता है डेल्टा, और यहां पर आ जाता है अपसाइलन, ठीक है। तो ये 4 चेन्स हैं जो बीटा चेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, बीटा गामा डेल्टा अपसाइलन, और जो अल्फा चेन है ये 2 टाइप की यहाँ पर होती है, अल्फा एंड जीटा, ठीक है। अब इन्हीं चेन्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन्हीं चेन के कॉम्बिनेशन से। देखो जो यहाँ पर होगा ना चेन, यहाँ पर कैसे होगी, चेन यहाँ पर होगी कि यहाँ पे अल्फा 2 होगा एंड बीटा 2, मतलब 2 यहाँ पे यूनिट किसकी प्रेजेंट होगी, अल्फा की प्रेजेंट होगी, 2 यहाँ पे बीटा की, तो यहाँ पर क्या बनता है, टेट्रामेरिक प्रोटीन बनता है। तो देखो जैसे अगर हम टेट्रामेरिक प्रोटीन यहाँ पे बनाए तो ये अल्फा यहाँ पर हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे बीटा यहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये अल्फा यहाँ पर हुआ, और इसके साथ यहाँ पे क्या हुई, बीटा, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 2 ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। अब टेट्रामेरिक प्रोटीन ये बना, अब यहाँ पे अल्फा चेन कैसे हो सकती है, अल्फा भी हो सकती है ये, और यहाँ पे जीटा भी हो सकती है। बीटा में यहाँ पर क्या है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, एप्सिलॉन भी, और इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है जो एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस। जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मतलब जो लेस देन 8 वीक्स का होगा। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन है वो कौन सा यहाँ पर है, जीटा 2 एंड अपसाइलन 2, ठीक है। तो अल्फा चेन यहाँ पर कौन सी है, जीटा यहाँ पर आई, एंड यहाँ पर जो बीटा चेन है वो कौन सी यहाँ पर होगी, अपसाइलन। तो ये जो टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है इट इज HbE हीमोग्लोबिन, ठीक है, HbE हीमोग्लोबिन को गावर 1 हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। अब ऐसे जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट इज फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो 3 to 9 मंथ में यहाँ पर होता है, जिसमें यहाँ पर चेन्स प्रेजेंट होती है अल्फा 2 गामा 2, और ये जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर होगा इट इज HbF। अब ऐसे जो हीमोग्लोबिन है एडल्ट हीमोग्लोबिन है जो फ्रॉम बर्थ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के हीमोग्लोबिन यहाँ पर आ जाता है, वन इज अल्फा 2 बीटा 2, और ये जो अल्फा 2 बीटा 2 है इट इज मेजर टाइप, ठीक है, जो मेजर टाइप की चेन होती है वो अल्फा 2 बीटा 2, और वो हीमोग्लोबिन कौन सा यहाँ पर होता है, HbA1। अब ये जो अल्फा 2 डेल्टा 2 है इट इज माइनर, ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, इट इज माइनर टाइप, और ये यहाँ पर क्या है, HbA2। तो यहाँ पर क्या बनता है, 4 डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन बनते हैं, किस बेसिस पर यहाँ पर है कि कौन से यहाँ पर चेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें ना तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक और जो फीटल यहाँ पर होता है, एम्ब्रियोनिक और फीटल हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की एफिनिटी देखें तो जो एम्ब्रियोनिक एंड फीटल हीमोग्लोबिन है इन दोनों के यहाँ पर कैसे होते हैं, हायर एफिनिटी देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। अब सिंपल सा रीजन है, अब जो एम्ब्रियोनिक और फीटल है, मतलब एम्ब्रियोनिक या फिर जो फीटस यहाँ पर होगा, अब उनको कहाँ से ऑक्सीजन लेनी है, मदर की ब्लड से लेनी है ना। तो मदर की ब्लड से अगर उनको ऑक्सीजन लेनी है तो वहां पे उनकी एफिनिटी कैसे होगी, ज्यादा वहां पर होगी। एफिनिटी ज्यादा का सिंपल सा मतलब है कि लो कॉन्सेंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट है तब भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाएगी, मतलब इतनी हायर एफिनिटी है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर भी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक और जो फीटल यहाँ पर है इन दोनों की हायर एफिनिटी होती है देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अल्फा बीटा चेन्स के बारे में यहाँ पर है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसमें हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप प्रेजेंट है। अब हीम ग्रुप बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने माइग्लोबिन में किया था, वहां पे जैसा हम कहते हैं ना टेट्रा पैरोल रिंग प्रेजेंट होती है, सेंटर में आयरन एटम होता है,
ठीक है। आयरन एटम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड होता है, बिल्कुल वैसा यहाँ पर क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फोर हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन के साथ एक हीम ग्रुप होगा, तो यहाँ पे टोटल कितने 4 हीम ग्रुप यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब देखो जब हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों की पेप्टाइड चेन को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना, तो जो हम हेलिक्स नेम कन्वेंशन यहाँ पर देते हैं जो हमारा मायोग्लोबिन के लिए था, सेम हमारा अप्लाई होता है किसके लिए, हीमोग्लोबिन पेप्टाइड के लिए भी, ठीक है। सेम हमारा हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड के लिए भी सेम होगा, जैसे हमने A2H किया सेम होगा, बट एक्सेप्ट ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर होगा इट लेक्स अ शॉर्ट डी हेलिक्स, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सब हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। अब अगर याद हो तो हमने मायोग्लोबिन में किया था कि जब हीम रिंग प्रेजेंट है, हीम रिंग क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ जो आयरन है वो बाइंड करता है, ठीक है, 2 वहां पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वहां पर कैसे बनते हैं, टेट्रापैरल रिंग के साथ है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वहां पर क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फिर हिस्टिडीन के साथ, और दूसरा वहां पर क्या करता है, डायरेक्टली हिस्टिडीन के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पर भी सेम है कि जो हीम बाइंडिंग पॉकेट है वो किसकी मेडअप होती है, मेडअप ऑफ E and F हेलाइसिस इन ईच ऑफ द सब यूनिट। वहां पर भी हमने यही किया था, E and F हिस्टिडीन की बाइंडिंग है, सेम यहाँ पर भी यही होता है, E and F के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, हीम ग्रुप बाइंड करते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे पेप्टाइड चेन अल्फा बीटा, डिफरेंट टाइप की अल्फा बीटा पेप्टाइड चेन, देन फिर यहाँ पर हीम ग्रुप की बाइंडिंग सेम है जैसा हम किसमें देखते हैं, मायोग्लोबिन में देखते हैं। तो जैसे देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जिसमें देखो यहाँ पर ये बीटा 2 सब यूनिट यहाँ पर आई, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये बीटा 1 सब यूनिट यहाँ पर है, इट इज अल्फा 2 सब यूनिट, और यहाँ पे अल्फा 1। अब इसके साथ देखो यहाँ पर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पर एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे सेंटर में रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये यहाँ पर होगा आयरन एटम, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हो जाता है आयरन एटम, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या पेप्टाइड चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पे क्या है, हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। हीम ग्रुप कैसे यहाँ पे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड यहाँ पे हमारा होगा जो 4 यहाँ पे पेप्टाइड चेन है, ईच पेप्टाइड चेन के साथ यहाँ पर क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमने अभी तक ये देखा कि यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे कैसे होता है, पेप्टाइड चेन एंड हीम ग्रुप के बारे में। अब देखो एक चीज हमने ये बोला था कि हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, एलोस्टेरिक प्रोटीन है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किस टाइप के कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हीमोग्लोबिन प्रोटीन में देखने को मिलता है, जो पेप्टाइड चेन से ग्लोबिन प्रोटीन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या जाता है, अंडरगोज अ स्ट्रक्चरल चेंज ऑन बाइंडिंग ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किस टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या किया कि जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रोटीन है, जैसे इसके यहाँ पे एक्सरे एनालिसिस यहाँ पर किया गया, जस्ट अ सेकेंड, देखो जब एक्सरे एनालिसिस यहाँ पर की तो यहाँ पर क्या पता लगा कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज आर स्टेट एंड अनदर इज टी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आर स्टेट एंड टी स्टेट है, 2 स्टेट में यहाँ पर क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन एग्जिस्ट करता है। अब टी से मतलब यहाँ पे क्या, टी इज द टेंस स्टेट एंड आर इज द रिलैक्स स्टेट, ठीक है। तो टेंस एंड रिलैक्स स्टेट यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो 2 कन्फर्मेशन, सिंपल सा देखो, अब एक प्रोटीन अपने एक कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है, अब जैसे ही यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, मतलब जब ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, ये प्रोटीन अपने एक कन्फर्मेशन से दूसरी कन्फर्मेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर एंड टी स्टेट, 2 कन्फर्मेशन यहाँ पे, तो आर टी में चेंज हो सकती है, टी फिर आर में चेंज हो सकती है। अब आर टू टी, टी टू आर जो कन्वर्जन यहाँ पर है वो कैसे यहाँ पर होगा, जैसे ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो कन्फर्मेशनल चेंजेस है, तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे हमें प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो, जैसे अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, मतलब टी स्टेट के साथ भी बाइंड कर सकता है, आर के साथ भी बाइंड कर सकता है।
बट ऑक्सीजन की जो हायर एफिनिटी होती है इट इज फॉर द हीमोग्लोबिन इन द आर स्टेट। आर स्टेट में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इसके लिए इसकी हायर एफिनिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, अब सिंपल से एक और चीज यहाँ पे क्या किया, देखो जब ऑक्सीजन एब्सेंट हुई एक्सपेरिमेंटली तो वहां पे क्या देखा, टी स्टेट मोर स्टेबल है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज देखें कि जब डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तब हीमोग्लोबिन की जो प्रीडोमिनेंट कन्फर्मेशन है इट इज टी स्टेट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टी स्टेट यहाँ पर है ये कब यहाँ पर होगी, जब प्रोटीन अपनी डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में है तब यहाँ पर प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, अपने टी स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब जैसे टी स्टेट में इनिशियली प्रोटीन प्रेजेंट है, अब इसके साथ यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा। अब जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग यहाँ पर होगी तो ये जो टी स्टेट है, टी स्टेट में यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस आएंगे और ये टी स्टेट कन्वर्ट हो जाती है आर स्टेट में। ठीक है, तो सिंपल सा टेंस एंड रिलैक्स स्टेट, इसको ऐसे सिंपल से समझो, जब तक प्रोटीन को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला तो टेंस में है। ठीक है, टेंस स्टेट में है वहां पे अपने मतलब टेंस है, तो वो अपने टी स्टेट में, अपने डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में। तो जैसे उसको क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, वो प्रोटीन क्या हो गया, रिलैक्स्ड हो गया। तो मतलब वो प्रोटीन किस स्टेट में चला गया, अपनी आर स्टेट में गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने टू स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक स्टेट तो यहाँ पर क्या होगी, टी स्टेट होगी। ठीक है, टी कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, टी स्टेट होगी, एंड एक यहाँ पर होगी आर स्टेट। ठीक है, तो एक स्टेट यहाँ पर आ जाएगी आर स्टेट, आर कंफर्मेशन। अब जैसे हमने देखा कि जो टी स्टेट है, टी स्टेट यहाँ पर क्या होगी, इट इज डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये स्टेट यहाँ पर कैसे होगी, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो आर स्टेट हमारी होगी ये यहाँ पर होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टी स्टेट की यहाँ पर क्या है, इट हैज लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी लेस एफिनिटी है, एंड जो आर स्टेट है, आर स्टेट की होगी यहाँ पर हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या होगी, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब देखो जो एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बिटवीन टी एंड आर स्टेट, ये यहाँ पर होता है कि जो टी स्टेट है, टी स्टेट को यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं हायर नंबर ऑफ आयन पेयर्स। ठीक है, टी स्टेट रिक्वायर हायर नंबर ऑफ आयन पेयर्स। ठीक है, हायर नंबर ऑफ आयन पेयर्स मतलब यहाँ पर उसको स्टेबिलिटी के लिए, बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हायर नंबर ऑफ आयन पेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो आर स्टेट है इट रिक्वायर्स लोअर नंबर ऑफ आयन पेयर्स। ठीक है, यहां पर इसको रिक्वायरमेंट होती है लोअर नंबर ऑफ आयन पेयर्स। तो देखो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन टी स्टेट एंड आर स्टेट। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की लेसर एफिनिटी है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हायर एफिनिटी। स्टेबिलिटी के लिए हायर नंबर ऑफ आयन पेयर्स चाहिए और वहां पर लोअर नंबर ऑफ आयन पेयर्स चाहिए। ठीक है, अब देखो सिंपल से एक और चीज यहाँ पर क्या है कि जब भी टी टू आर ट्रांजिशन यहाँ पर होती है इट इज ट्रिगर्ड बाय द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ की अमाइनो एसिड साइड चेन सराउंडिंग द हीम। तो जैसे हीम ग्रुप यहाँ पर है, हीम ग्रुप को यहाँ पर क्या होगा, कुछ अमाइनो एसिड की साइड चेन्स यहाँ पे सराउंड करेंगे। ठीक है, तो अब टी टू आर जो चेंजेस यहाँ पर आते हैं ये कैसे यहाँ पर होता है कि जब की अमाइनो एसिड साइड चेन जो यहाँ पर है इनके जब पोजीशंस में चेंजेस आते हैं तब यहाँ पर होता है टी टू आर ट्रांजिशन। ठीक है, तो सिंपल सा देखो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीम ग्रुप, पेप्टाइड चेन, अल्फा बीटा, यहाँ पर ये एक एलिस्टेरिक प्रोटीन है, टू कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है, वन इज टी स्टेट, अनदर इज आर स्टेट, टेंस एंड रिलैक्स स्टेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो कैसे यहाँ पर होती है। जैसे हमने टी एंड आर स्टेट देखा तो सबसे पहले प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, अपनी टी स्टेट में प्रेजेंट है। टी स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा वो टी से किस में चेंज हो जाएगा, आर स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग है कैसे। अब पहले तो एक चीज देखो, जब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे क्योंकि इसके पास 4 हीम ग्रुप है तो 4 मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी। अब जब ये 4 मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं तो ये किस मैनर में आके बाइंड करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है,
अब जिस तरीके से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होती है उसे बोला जाता है कोऑपरेटिवली या फिर कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब एक चीज समझना, माइग्लोबिन में हमने क्या किया था कि सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करता, तो वहां पे कोई पैटर्न नहीं था, कोई भी बिहेवियर नहीं था कि ऑक्सीजन कैसे आके बाइंड करता है, या फिर हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि वहां पर जो बाइंडिंग थी इट वॉज नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन अब इस केस में यहाँ पर क्या है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। अब 4 की जो बाइंडिंग है वो किसी न किसी एक मैनर में यहाँ पर होगी। ठीक है, कि या तो चारों एक साथ आके बाइंड कर जाए, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक आके बाइंड कर रहा है, फिर दूसरा आके बाइंड कर रहा है, फिर तीसरा आके बाइंड कर रहा है, फिर चौथा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड कर रहा है। तो अब ये जो बाइंडिंग यहाँ पर है कैसे होती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बाइंडिंग ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट वन हीम ग्रुप increases the oxygen affinity of the remaining heme group in the same hemoglobin tetramer। तो जैसे सिंपल सा टेट्रामर यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वही 4 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे यहाँ पे एक सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड किया तो उसने क्या किया, सेकेंड जो यहाँ पे सब यूनिट होगी इसके साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग उसकी एफिनिटी को इंक्रीज किया, फिर सेकेंड ने यहाँ पे थर्ड की एफिनिटी को इंक्रीज किया, फिर थर्ड ने यहाँ पे क्या किया, फोर्थ की एफिनिटी को इंक्रीज किया। ठीक है, तो सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे टेट्रामर एक प्रोटीन है ना, जैसा भी हमने स्ट्रक्चर भी किया था जिसमें हमने बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 चेन्स की थी, और हमने देखा था कि इन चारों के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा, तो इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पे नेक्स्ट वाली यूनिट के क्या कर दे, यहाँ पे एफिनिटी को इंक्रीज किया, तो अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, अब इसने नेक्स्ट वाली को कर दिया और इसने नेक्स्ट वाली को यहाँ पे किया। तो हम सिंपल से एक चीज यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा वो विद लेसर एफिनिटी आके बाइंड करेगा, और सबसे लास्ट में जो मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा वो कैसे करेगा, विद हायर एफिनिटी। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा उसके वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर उसको ज्यादा डिफिकल्टी वहां पर होगी बाइंड करने में, लेकिन जब जैसे सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन की बाइंडिंग यहाँ पर होगी तो वो कैसे बाइंड करेंगे, विद द हायर एफिनिटी। अब इस चीज को देखो कैसे हम समझेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, सबसे पहले इसकी बाइंडिंग यहाँ पर क्या, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। अब जब इसके 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये होगा HbO2। ठीक है, तो यहाँ पे HbO2 बना। अब इस HbO2 के साथ यहाँ पर अब सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आके बाइंड किया। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल आके बाइंड किया तो ये क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा HbO2। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आगे ऑक्सीजन के। अब इसके साथ यहाँ पर क्या है, 1 मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। जब 1 मोर बाइंडिंग यहाँ पर होगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, HbO2। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आगे, 3 मॉलिक्यूल, राइट। अब ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 1 मोर मॉलिक्यूल की बाइंडिंग होगी, तो अब यहाँ पर जो बाइंडिंग होगी अब ये यहाँ पर क्या होगा, तो ये बनेगा HbO2 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर हुआ। अब देखो जब बाइंडिंग होगी तो कुछ ना कुछ एसोसिएशन कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे Ka यहाँ पर होगा, Ka एसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो, आप इसको कंसिडर कर लो K1, क्योंकि सब भी एसोसिएशन कांस्टेंट है। तो K1 एसोसिएशन कांस्टेंट, फिर यहाँ पर K2 एसोसिएशन कांस्टेंट, फिर यहाँ पर K3 एसोसिएशन कांस्टेंट, एंड फिर यहाँ पर क्या है, K4 एसोसिएशन कांस्टेंट। कि यहाँ पे पहले ये ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स, फिर ये कॉम्प्लेक्स बना, एंड एंड में यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे K1 2 3 4 यहाँ पर है। तो हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग को कैसे बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग में जो ये रेट कांस्टेंट यहाँ पर होगी, K4 इज ग्रेटर देन K3। ठीक है, K3 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1 बोल सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये एसोसिएशन कांस्टेंट है। तो K4 जो एसोसिएशन कांस्टेंट है इट इज ग्रेटर देन K3 एंड K3 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K1। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो सबसे फास्ट रेट पर बाइंडिंग होगी, सबसे जल्दी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा वो लास्ट होगा, लास्ट वाला मॉलिक्यूल, और जो सबसे पहले आके बाइंड करेगा वो सबसे स्लोअर रेट पर जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब यहाँ पर होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग का, कि जिसमें यहाँ पर क्या करता है कि 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब बाइंड करता है वो नेक्स्ट वाले के क्या करता है, एफिनिटी को वहां पर इंक्रीज करता है। इसी मैनर में सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पर क्या होती है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पर आता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर सिंपल सा एक चीज समझना कि जो कोऑपरेटिव ऑक्सीजन बाइंडिंग है इसका मतलब एक्चुअल में है क्या,
इसका एक बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि जब भी लो क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पर बाइंडिंग एफिनिटी लो होगी। ठीक है, सिंपल है। जब भी लो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब वहां पे सिंगल मॉलिक्यूल था, वन मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, लो क्वांटिटी थी तो बाइंडिंग एफिनिटी लो। तो जैसे वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज की तो वहां पे बाइंडिंग एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा। ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे अभी हमने जो लास्ट देखा कि जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था तो बाइंडिंग एफिनिटी कम थी, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए या फिर मतलब फोर्थ की जो बाइंडिंग यहाँ पे थी ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वहां पर बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या भी देखते हैं, हम देखते हैं फ्रैक्शनल सैचुरेशन का, कि फ्रैक्शनल सैचुरेशन लो होता है एट लो क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन, इन फ्रैक्शनल सैचुरेशन इज हाई एट हाई क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये अभी हम फ्रैक्शनल सैचुरेशन का अभी हम आगे देखेंगे, जैसे हमने माइग्लोबिन में भी देखा था जब हमने काइनेटिक्स की थी। अभी हम काइनेटिक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शनल सैचुरेशन देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने इतना सा देखा है कि यहाँ पे लो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मीन्स बाइंडिंग एफिनिटी लो, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा। अब यही जो यहाँ पर होता है ना, इसी को ये जो बाइंडिंग होगी इसी को हम अब कर्व से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने माइग्लोबिन के केस में कर्व किया था, ऐसे यहाँ पर भी कर्व हमारा यहाँ पर आता है। तो ये देखो वहां पर भी हमने किया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस था वहां पे PO2, वाई एक्सिस पर यहाँ पर था परसेंट सैचुरेशन, कि कितने परसेंट यहाँ पे सैचुरेशन हो गए। तो सिंपल सा यहाँ पे ये कि जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करता है तो यहाँ पे क्या सैचुरेशन भी इंक्रीज करता है, फिर यहाँ पर क्या होगा 100% सैचुरेशन यहाँ पर होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अब ये जो बाइंडिंग यहाँ पर है या फिर ये जो कर्व यहाँ पर है इट इज सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये कर्व यहाँ पर कैसा है, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व या फिर ये कर्व यहाँ पर कैसा होगा, ये होगा यहाँ पे एस शेप कर्व। ठीक है, एस शेप कर्व। अब माइग्लोबिन का कर्व याद है सबको, माइग्लोबिन का कर्व हमने कैसा किया था, हमने किया था हाइपरबोलिक। ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंपल सा कैसा था, वहां पे हमने एंजाइम से रिलेट किया था कि एंजाइम में जैसे सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ बाइंडिंग होती है, तो वहां पे क्या करता है हाइपरबोलिक, वो इनिशियली इंक्रीज करता है, फिर जब मैक्सिमम हो जाता है तब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। तो माइग्लोबिन में भी सेम ऐसा था कि स्टार्टिंग में लीनियर होता है, फिर वो कैसा हो जाता है वहां पे, वो जब 100% सैचुरेशन वहां पर हो जाती है तो फिर वो स्टेबल वहां पर हो जाता है। बट वहां पर कर्व हमारा हाइपरबोलिक था, यहाँ पर कैसा है सिग्मोइड। और ये जो सिग्मोइड एंड एस शेप कर्व है क्यों यहाँ पर आता है, इट इज ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या शो करते हैं, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करते हैं। इसी रीजन से यहाँ पर जो कर्व हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर आता है सिग्मोइड और एस शेप कर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो ये जो एस शेप कर्व यहाँ पर आ रहा है वो किस वजह से यहाँ पर है, क्योंकि बाइंडिंग यहाँ पर कैसे शो कर रहा है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, देखो सेम यहाँ पे 50% सैचुरेशन होगा, 50% सैचुरेशन पर यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसी को फिर हम KD भी बोलते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि KD यहाँ पर क्या है। ठीक है, 50% सैचुरेशन पे सिंपल सा जो भी ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है KD। तो यहाँ पर जो कर्व आता है सिग्मोइड है, माइग्लोबिन में जो कर्व होता है इट इज हाइपरबोलिक। नेक्स्ट देखो, अब इसको हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमने यही कुछ ऐसा कुछ हमने माइग्लोबिन के केस में किया था कि यहाँ पर ये कर्व यहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर हुआ हाइपरबोलिक। ठीक है, ये कर्व यहाँ पर कैसा हुआ, इट इज हाइपरबोलिक कर्व। और ये जो कर्व यहाँ पर हुआ ये हमारा यहाँ पे कैसा है, एस शेप कर्व, एंड एस शेप कर्व इज ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो जितने भी आप ग्राफ करोगे तो सबसे पहले उनकी एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि एक्सिस से हमारा ग्राफ जो होता है वो रीड किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी वहां पे एग्जाम में ऐसा हो कि आपने एक्सिस नहीं ध्यान में दिया, एग्जाम में पूछा कुछ और एक्सिस को वहां पे चेंज कर दिया, तो फिर वहां पे उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर्व हाइपरबोलिक, ये यहाँ पे एस शेप है। कैसे बनता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस यहाँ पर होता है परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन, या फिर हम फ्रैक्शनल सैचुरेशन इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो बाइंडिंग कैसे यहाँ पर होती है, इट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हमने माइग्लोबिन की काइनेटिक्स की थी ऐसे अब हम करते हैं काइनेटिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब काइनेटिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन में सिंपल से देखो, यहाँ पर क्या है Hb। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर क्या है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। ठीक है, बाइंडिंग यहाँ पे रिवर्सिबल होगी और ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा HbO2 ये बनेगा। ठीक है, अब ये एसोसिएशन है तो ये यहाँ पर क्या होगा Ka। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं इसकी डिसोसिएशन।
तो डिसोसिएशन में यहाँ पर क्या होगा, ये HbO2 जो यहाँ पर है 4, ये क्या करेगा, यहाँ पे डिसोसिएट करेगा, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, Hb प्लस में यहाँ पर बन जाएगा 4O2। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा Kd, Kd मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो Kd है, Kd को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट यहाँ पर होगा इट इज Hb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 था वो 4 कहाँ पे, पावर में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, HbO2। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो जो Kd यहाँ पर हमारा आएगा वो यहाँ पर क्या होगा, HbO2 4, और यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब सिर्फ यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को बस रीअरेंज करना। ठीक है, जैसे हमने लास्ट किया था ना, सेम ही है। यहां से हम रीअरेंज कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे ये O2, ठीक है, ये 4 एंड अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Kd। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या हुआ, Kd की वैल्यू यहाँ पर आई। ठीक है, सिंपल सा है, काइनेटिक्स में सिंपल सा। काइनेटिक्स का मतलब क्या, हम रेट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे किस रेट से वो बाइंडिंग करता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर आया, Kd प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट यहाँ पर होता है, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या फिर जो Kd है, इसको हम किससे भी रिलेट करते हैं, बाइंडिंग एफिनिटी से ना। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी कम होगी बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन। और अगर हम ऐसे इसको एसोसिएशन कांस्टेंट से देखें कि जितना ज्यादा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा वहां पर क्या हो जाएगी, एफिनिटी, जैसा अभी हमने कोऑपरेटिव बाइंडिंग में देखा भी है। ठीक है, अब यहां से ये चीज आया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हम यहां से कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शनल सैचुरेशन या फिर हमारा परसेंट ऑफ सैचुरेशन, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करता है या फिर हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने माइग्लोबिन में भी किया, क्या यहाँ पर होता है, बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होगा, बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड का मतलब है हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा HbO2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, HbO2 4। अब टोटल बाइंडिंग साइट हमें कैसे पता लगेगी, टोटल बाइंडिंग साइट हमें पता लगेगी कि जितना हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जितना हमारा यहाँ पर होगा HbO2, जो भी यहाँ पर क्या है, ये अपनी बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। क्योंकि सिंपल सा देखो यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड का मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड कर चुके हैं, तो हमें उनके कॉन्सेंट्रेशन हम देखेंगे जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो चुकी है। अगर हमें टोटल बाइंडिंग साइट बताना है, टोटल बाइंडिंग साइट का मतलब हमें यहाँ पर बताना है टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे फ्री हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्लस में बाइंड हीमोग्लोबिन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे बनेगी। अभी ये हमारा यहाँ पर हुआ थीटा यहाँ पर है, या फिर ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वाई यहाँ पर आया। अब इसी चीज को यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन हमने की थी HbO2 4, ये हमारा कैसे है HbO2 4 अपॉन Kd। अब हम क्या कर सकते हैं, यही वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो थीटा यहाँ पर होगा, थीटा या फिर वाई जो हमारा यहाँ पर होगा वो कितना यहाँ पर आ जाएगा, वो हमारा यहाँ पर होता है PO2 4। ठीक है, अपॉन ये यहाँ पर होगा PO2 4 प्लस में यहाँ पर ये आ जाएगा Kd। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर है, अब इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर क्या करते हैं, Kd को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पर किया था ऐसे हम यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम सिंपल सा करते हैं कि अगर फ्रैक्शनल सैचुरेशन की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो 1 का मतलब क्या है कि 100% सैचुरेशन, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग साइड ऑक्यूपाइड इक्वल टू टोटल बाइंडिंग साइड व्हेन हमारा y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 1, मतलब जब कंप्लीटली सैचुरेशन यहाँ पर हो जाते हैं, मतलब 100% सैचुरेशन यहाँ पर है, देन बाइंडिंग साइड ऑक्यूपाइड इक्वल टू टोटल बाइंडिंग साइड। फिर जब हमारा y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 0.5 इज क्या, 0.5 मतलब 50% सैचुरेशन। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या है 50% सैचुरेशन।
अब जब 50% सैचुरेशन है, ठीक है, अब 50% सैचुरेशन में जो हमारे यहाँ पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, केडी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखना है, इस इक्वेशन को ना हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन एक्चुअल में बनेगी ना वो हमारे यहाँ पर होगी O2, ठीक है, O2 4 अपॉन यहाँ पर ये होगा O2 4 प्लस में ये यहाँ पर बनेगी हमारी केडी, ठीक है, ये इक्वेशन एक्चुअल में ये बनेगी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, मतलब इस इक्वेशन से हम केडी को डिफाइन करते हैं, ये यहाँ पर मैंने पार्शियल प्रेशर की टर्म में बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, गैस है, तो गैस को हम पार्शियल प्रेशर की टर्म में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ये इक्वेशन होगा, और कॉन्सेंट्रेशन में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले इससे जो हमारी एक्चुअल में इक्वेशन है वो ये यहाँ पर होगी, फिर इससे हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से केडी को डिफाइन कर रहे थे, तो केडी क्या है, केडी हमारा होगा जब 50% सैचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब जब 0.5 यहाँ पे वाई की वैल्यू होगी, उस मोमेंट पर जो हमारा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा वही यहाँ पर क्या होता है, केडी, ठीक है। तो केडी एक्चुअल में क्या है, केडी हमारा होता है जब हमारी यहाँ पर क्या करती है, जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, मतलब जो वाई हमारा यहाँ पर होगा वो कितना यहाँ पर होता है, 50, मतलब P50 यहाँ पर हो जाता है। पार्शियल प्रेशर की टर्म में बोले तो केडी हमारा यहाँ पे किसके इक्वल यहाँ पर आ जाएगा, P50, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर हो जाएगी PO2 4 अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, ये PO2 4, अब यहाँ पर आ जाएगा P54, ठीक है, P54। तो अब ये इक्वेशन हमारी किसके लिए यहाँ पर होगी, ये इक्वेशन हमारी होगी फॉर दी हीमोग्लोबिन। अगर आपको माइग्लोबिन के लिए याद हो तब हमने बस यहाँ पे 4 नहीं ऐड किया था, बाकी सब प्रॉपर ऐसे ही था, तो हमारा माइग्लोबिन का केस था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकता है, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे बताना हो तो जनरलाइज करके यहाँ पे जस्ट क्या करो, इस 4 जो यहाँ पर होगा, ठीक है, इस 4 के प्लेस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, N, ठीक है, ऑक्सीजन PO2N, ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा PO2N प्लस P50N, ठीक है, ये हो जाएगा PO2N ऐसे P50N। तो NN यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N यहाँ पे मतलब हमारे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर हुए, तो जैसे हमारे N की वैल्यू यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब N की वैल्यू हमारी माइग्लोबिन के लिए कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, N की वैल्यू 1 है माइग्लोबिन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, N = 4, ठीक है। अब हम एक्चुअल में क्या करते हैं, यहाँ से हम हिल प्लॉट भी यहाँ पर देखते हैं ना, ठीक है। हिल प्लॉट से पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि 50% सैचुरेशन होगा, तब उस मोमेंट पर जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वही हमारा यहाँ पर क्या होता है, केडी। तो जैसे देखो 50% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 50% यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस मोमेंट पर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की वैल्यू है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, केडी, ठीक है। केडी यहाँ पर होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट 50% सैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सा समझा, यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे फ्रैक्शनल सैचुरेशन, और यहाँ से हमने देखा कि केडी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम यहीं से देखते हैं कि ये जो प्लॉट यहाँ पर होता है, ठीक है, इस प्लॉट को हम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि हम मतलब क्वांटिटेटिवली जो इसको डिस्क्राइब किया था वो एक्चुअल में हिल ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सबसे पहले हिल ने यहाँ पे इसको एनालाइज किया था, और इसी से फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, हिल प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हिल प्लॉट के लिए पहले यहाँ पे हिल इक्वेशन आती है, तो जिसमें यहाँ पर क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन है, यहाँ पर हम करते हैं रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल सैचुरेशन टू दी फ्री हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फ्रैक्शनल सैचुरेशन हो जाता है 1 - y। तो फ्री हम कैसे निकालेंगे, जितना सैचुरेटेड है उसको टोटल में से मतलब 1 में से माइनस करके तो हमारा फ्री हीमोग्लोबिन आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे y/1 - y, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, θ/1 - y, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ये जो इक्वेशन यहाँ पर थी, ठीक है, ये अभी यहाँ पर है, बस इसी की वैल्यूज वहां पर पुट कर दो, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यूज हम वहां पे पुट करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये थीटा यहाँ पर होगा, तो ये होगा हमारा PO2N, ठीक है, अपॉन PO2N प्लस P50N, ठीक है, ये होगा। और यहां से फिर ये हो जाएगा PO2N 1 - PO2N
PO2N प्लस P50N। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू यहां पर ये आ जाएगी PO2N अपॉन P50N। ठीक है, तो ये होगा y अपॉन 1 माइनस वाई और थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। इसे स्टैंड पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ लोग ले लो, टेक लोग ऑन बोथ साइड। अब जब दोनों तरफ लोग लेंगे तो ये हमारा यहां पर होगा, ये क्या बनेगा, लोग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, और ये यहां पर होगा n लोग PO2 माइनस n लोग P50। ठीक है, ये यहां पे बनेगा, और यही हमारे यहां पर क्या जाते हैं, ये होती है हिल्स इक्वेशन फॉर होगी हमारी हीमोग्लोबिन। ठीक है, हिल इक्वेशन फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये हमारी यहाँ पे हिल इक्वेशन होगी, जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे फिर हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हिल प्लॉट। ठीक है, तो हिल प्लॉट में यहाँ पर हमारा ये जो है, ये हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस पर आ जाता है, और यहाँ से जो PO2 है, ठीक है, ये लोग PO2, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आ जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम अभी प्लॉट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉट यहाँ पर कैसा बनता है, 1 अपॉन 1 माइनस 5 वर्सेज यहाँ पे लोग PO2, इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हिल प्लॉट। और इसी इक्वेशन से हम यहाँ पे जो स्लोप की जो वैल्यू यहाँ पर होता है वो n आती है, जैसे हमारा माइग्लोबिन के केस में भी आया था, हमारी इक्वेशन बनी थी वहां पे y इक्वल्स टू mx माइनस c। ठीक है, तो स्लोप हमारा यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर आता है। ठीक है, अब सिंपल से एक चीज यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे हमारा स्लोप होता है ना, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्लोप होता है, ये एक्चुअल में हमें क्या बताता है, ये एक्चुअल में ये नहीं बताता है कि कितने नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट है। अब इस चीज को समझना कि जो n हमारा यहाँ पर होगा, n को हम क्या बोलते हैं, n को हम हिल्स कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा है कि n हमारा यहाँ पर क्या होता है, इट इज हिल्स कोफिशिएंट। ठीक है, हिल्स कोफिशिएंट इसे बोला जाता है, और ये बताता कि n हमें बताता है डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी, n ये नहीं बताता है कि कितनी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे देखो, ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि इनके बीच में कितने डिग्री का इंटरेक्शन, मतलब किस रेट से वो इंटरेक्ट करते हैं, उस चीज को यहाँ पर क्या बताता है, n बताता है, हिल्स कोफिशिएंट बताता है। ये हमें नहीं बताता है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट के बारे में। अब जैसे n इक्वल्स टू जब हमारा यहाँ पे 1 था, 1 किस केस में हमारा यहाँ पे था, वो हमारा यहाँ पे था माइग्लोबिन के केस में, तब हमने वहां पे क्या बोला था कि वहां पर हो रही थी नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या बताते हैं, इंटरेक्शन का मतलब है कि इंटरेक्शन किस टाइप की इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव है, किस टाइप की इंटरेक्शन है। तो जब भी हमारा n इक्वल्स टू 1 होगा तब वहां पर क्या होती है, नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब यहाँ पे n कैसा हो सकता है, n कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड n कैन बी लेस देन 1। अब जब भी n ग्रेटर देन 1 होता है तब ये यहाँ पर बताता है पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, 2 टाइप की बाइंडिंग यहाँ पर हो सकती है, पॉजिटिव कोऑपरेटिव एंड नेगेटिव कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि जब जैसे एक मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा वो क्या करता है, नेक्स्ट वाले की एफिनिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस टाइप की बाइंडिंग यहाँ पर कैसे होता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और एन जब लेस देन 1 होता है तब यहां पर होती है नेगेटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, तब यहां पर क्या होता है, नेगेटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग, मतलब जब एक यूनिट की जो बाइंडिंग है वो क्या कर रही है, नेक्स्ट वाली यूनिट की बाइंडिंग को डिक्रीज करते, उसकी एफिनिटी को डिक्रीज करते, तब हमारा यहाँ पर क्या होता है, n इज लेस देन 1। ठीक है, अब पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमें देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन के केस में। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमें देखने को मिली माइग्लोबिन के केस में। अब नेगेटिव कोऑपरेटिंग बाइंडिंग जो देखने को मिलता है ये एक्चुअल में रेयर है। ठीक है, ये रेयर इन नेचर होता है, बहुत कम प्रोटीन्स में ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक की जो बाइंडिंग है वो क्या करता है, नेक्स्ट वाले की एफिनिटी को कम करता है। पॉजिटिव और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, 1, मतलब नॉन कोऑपरेटिव। तो हीमोग्लोबिन के केस में बाइंडिंग यहाँ पर कैसे है, पॉजिटिव बाइंडिंग है, n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो जैसे हिल प्लॉट यहाँ पर होगा, हिल प्लॉट हमने ये माइग्लोबिन में भी किया था, अब हमारा ये हीमोग्लोबिन के केस में भी आता है। तो ये जो ब्लू लाइन्स है यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ये तो किसका यहाँ पर होगा, माइग्लोबिन के केस में, जिसमें n इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आता है, 1 यहाँ पर होगा।
अब जब हम इसको हीमोग्लोबिन के केस में यहाँ पर देखते हैं तो देखो जैसे ये जो पिंक लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के केस में है। अब हीमोग्लोबिन के केस में हिल प्लॉट हमारा एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पर होगा? ये होता है ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग की वजह से ही यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि सिंपल सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। जब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है तो मतलब नॉन कोऑपरेटिव बाइंडिंग, और जब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे ऐसा गया, थोड़ा सा कर्व यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा क्या शो कर रहा है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग को। ठीक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी कैसे यहाँ पर है? पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग यहाँ पर होगी। और हीमोग्लोबिन के केस में जो एन की वैल्यू होती है इट इज 2.8 to 3, इतनी वैल्यू रहती है। ठीक है, एन की जो यहाँ पे हिल्स कोफिशिएंट की वैल्यू कितना? 2.8 to 3 यहाँ पर होती है। मतलब हम सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जब जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है, ऑलमोस्ट 3 बाइंड कर जाता है, तब वो सैचुरेशन 100% सैचुरेशन वो 3 की बाइंडिंग पर ही शो कर देता है। मतलब प्रैक्टिकली एक्चुअल में 4 वाला मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता, उससे पहले ही वो क्या करता है? सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे जो यहाँ पर ये होगा, मतलब ये हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस यहाँ पर, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये प्लॉट हमारा यहाँ पर बनेगा। मायोग्लोबिन के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, बट हीमोग्लोबिन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन के लिए यहाँ पर जो वैल्यू रहती है कितनी यहाँ पर होगी? 2.8 to 3 वैल्यू यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक्स में सिंपल सा है, जैसा हमने मायोग्लोबिन के केस में किया वैसे ही हिल प्लॉट यहाँ पर आता है। थोड़ा सा एन की वैल्यू का ध्यान में रख लेना कि 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो कैसे वो, और ये कब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल प्लॉट्स जो है कब इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब एक छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर है बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो सिंपल सा पहले नंबर ऑफ पेप्टाइड चेन 4 इन हीमोग्लोबिन एंड सिंगल इन मायोग्लोबिन। Hemoglobin is tetramer protein, myoglobin is monomer. Hemoglobin can bind to CO2, Cu and O2 and hydrogen ions, but myoglobin can only bind to oxygen. ठीक है, टाइटली बाइंड करता है, फार्मली बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है इट सिस्टमेटिकली प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, बट मायोग्लोबिन इट ओनली प्रेजेंट इन द मसल सेल। हीमोग्लोबिन में सिग्मोइड बाइंडिंग कर्व देखने को मिलता है, इन मायोग्लोबिन इट इज हाइपरबोलिक कर्व। जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एब्रिविएशन होती है HB, मायोग्लोबिन की MB होता है। फंक्शन यहाँ पे क्या, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू दी होल बॉडी एंड ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू दी मसल्स ओनली। ठीक है, मसल्स में क्या करता है? सिर्फ ये मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलेगा? ब्लड में मिलेगा, एंड मायोग्लोबिन कहाँ पर मिलता है? मसल्स में मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो अभी तक हमने वैसे साथ के साथ भी डिस्कस किया कि मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे काइनेटिक्स को समझ लिया, हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बाइंडिंग देख ली कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग कैसे यहाँ पर होता है, कैसे वो एफिनिटी को इंक्रीज करता है बेसिकली, और 2 स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, T and R स्टेट। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो बाइंडिंग यहाँ पर है कोऑपरेटिव बाइंडिंग, अब इसको डिस्क्राइब करने के यहाँ पे 2 मॉडल्स आते हैं। 2 मॉडल्स सजेस्ट द मैकेनिज्म्स फॉर कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो अभी हम नेक्स्ट वो 2 मॉडल्स देखने वाले कि कौन से मॉडल्स यहाँ पर है। फर्स्ट मॉडल जो प्रपोज किया था यहाँ पे मोनो और वीमन एंड ये साइंटिस्ट यहाँ पर आता है, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में MWC या फिर इसको कंसर्टेड मॉडल भी बोला जाता है। सेकेंड जो मॉडल यहाँ पर आता है इट इज सिक्वेंशियल मॉडल, ऑल्सो नोन एज द KNF मॉडल, और यहाँ पे कोचलैंड साइंटिस्ट थे और इनके कलीग्स थे, इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया। अब देखो यहाँ पर हम 2 मॉडल्स पढ़ते हैं जिसपे हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन कि जब ये दोनों मॉडल्स, मतलब एक्चुअल में हमें बाइंडिंग के लिए 2 मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब सिंपल से देखो क्या है ना कि जैसे पहला मॉडल यहाँ पर आया तो फर्स्ट मॉडल ने यहाँ पर क्या किया, बाइंडिंग को बताया। ठीक है, उसके फिर कुछ लिमिटेशन आई तो फिर वहां पे सेकेंड मॉडल यहाँ पर आया। बट एक्चुअल में हम देखें दोनों में से एक भी मॉडल ऐसा नहीं है कि जो हमें अप्रोप्रिएट बाइंडिंग मैकेनिज्म के बारे में बताता है ऑक्सीजन की। तो अगर हमें बाइंडिंग मैकेनिज्म को स्टडी करना है तो हमें दोनों मॉडल्स को ही स्टडी करना होता है, क्योंकि दोनों मॉडल्स ही हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताते हैं बाइंडिंग के बारे में। तो एक मॉडल कुछ पॉइंट बता रहा है तो उसकी लिमिटेशन को लेकर दूसरा मॉडल यहाँ पर आया। दूसरा मॉडल जो पॉइंट यहाँ पर बताता है वो, मतलब जो दूसरा मॉडल जो पॉइंट्स के बारे में नहीं बता रहा है वो हम फर्स्ट मॉडल के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 मॉडल्स यहाँ पे करेंगे, वन इज कंसर्टेड एंड अनदर इज सिक्वेंशियल मॉडल। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आता है कंसर्टेड मॉडल। ठीक है,
अब कंसर्टेड मॉडल को देखो ध्यान से समझना कैसे यहाँ पर है। पहला तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंसर्टेड मॉडल का वो ये है, कंसर्टेड मॉडल में ये बोला कि जो हीमोग्लोबिन है ये अपनी दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वन इज टी स्टेट, जैसे यहाँ पे ये टी स्टेट है, एंड वन इज यहाँ पर क्या है आर स्टेट। ठीक है, दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है प्रोटीन, वन इज टी स्टेट एंड अनदर इज आर स्टेट। ठीक है, अब वन स्टेट का मतलब टू टी स्टेट और आर स्टेट का मतलब क्या है, क्योंकि हमने तो पहले भी यही किया ना कि जो प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं अपने टी और आर स्टेट में, और अभी भी तो ये चीज हम बोल रहे हैं कि टी एंड आर स्टेट। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि टी और आर स्टेट यहाँ पर क्या है। देखो जैसे अगर आप ये देखोगे यहाँ पर ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी स्टेट को, तो यहाँ पर इसकी जो पेप्टाइड चेन है, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 जो 4 पेप्टाइड चेन ऑल आर इन टी स्टेट, यहाँ पर जो 4 पेप्टाइड चेन्स है ऑल आर इन आर स्टेट। तो यहाँ पे या तो चारों के चारों चेन्स आर स्टेट में प्रेजेंट है, या तो यहाँ पे जो 4 चेन्स है वो किस में प्रेजेंट है, टी स्टेट में। तो मतलब सिंपल सा जो कंसर्टेड मॉडल में बोला कि पहला तो ये कि जो प्रोटीन है वो या तो अपने आर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर टी स्टेट में, मतलब कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बन रही। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब कोई ऐसा नहीं कि वहां पे कि एक सब यूनिट उसके टी स्टेट में, बाकी 3 किस में प्रेजेंट है, आर स्टेट में। तो ऐसे कोई इंटरमीडिएट यूनिट नहीं यहाँ पर है, या तो चारों के चारों सब यूनिट टी स्टेट या फिर चारों के चारों सब यूनिट किस में प्रेजेंट होगी, आर स्टेट पे। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखो क्या होता है, मतलब इस मॉडल में यहाँ पे क्या बोला कि जैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है यूनिट्स के साथ, सब यूनिट के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो यहाँ पर होती है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम आपको कैसे पता लगेगा, अब देखो ये एरोस से, देखो एरोस में देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ये जो एरो ये लॉन्गर इन साइज है, यहाँ पर ये शॉर्ट, फिर देखो यहाँ पे इस एरो का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे दोनों इक्वल साइज में प्रेजेंट है, फिर अब यहाँ पे ये एरो यहाँ पे लॉन्गर हो गया, ये शॉर्टर, फिर यहाँ पे ये वाला एरो और लॉन्गर और यहाँ पर क्या हुआ, ये शॉर्टर। ठीक है, अब ये एरोस हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है शिफ्टिंग इन इक्विलिब्रियम। कैसे समझेंगे, देखो पहला यहाँ पर क्या है कि टी स्टेट्स स्ट्रॉन्गली फेवर्ड, तो यहाँ पर क्या है कि सब यूनिट यहाँ पे किस में प्रेजेंट है, आर स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो एरो किस साइड का यहाँ पर जाता है, टी स्टेट का। तो मतलब अभी जो यहाँ पे सब यूनिट्स है वो किसको फेवर करिए, टी स्टेट को यहाँ पर फेवर करिए। तो चारों के चारों सब यूनिट किस स्टेट में प्रेजेंट है, टी स्टेट में प्रेजेंट है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट किया, टी स्टेट की तरफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट किया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो टी स्टेट है यहाँ पर बाइंडिंग होती है वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसकी जो फर्स्ट सब यूनिट है यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तब ये जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट होता है टू द आर स्टेट। देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेट में ये इक्विलिब्रियम थोड़ा सा शिफ्ट कर गया कहाँ पे, आर स्टेट पे। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अनदर मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड किया, अब देखो यहाँ पर और शिफ्टिंग यहाँ पर होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब आर स्टेट की तरफ इक्विलिब्रियम और शिफ्ट यहाँ पर हुआ। तो इस स्टेट में यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 50% ये अपने टी स्टेट में प्रेजेंट है और ये 50% अपने किस में प्रेजेंट है, आर स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, टी स्टेट एंड आर स्टेट। जब क्या है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग यहाँ पर है। अब देखो जो थर्ड यहाँ पर है, थर्ड में यहाँ पर क्या हुआ, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे जब एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड किया तो इक्विलिब्रियम और शिफ्ट किया टुवर्ड्स द आर स्टेट। फिर जब यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल आके बाइंड किया तब कंप्लीटली इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट कर गया हमारा, यहाँ पे आर स्टेट की तरफ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आर स्टेट है इस यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्गली फेवर्ड। ठीक है, इस स्टेट में यहाँ पर क्या थी, टी स्टेट स्ट्रॉन्गली फेवर्ड, यहाँ पर क्या हुआ, आर स्टेट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फेवर्ड, क्योंकि सिंपल सा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग पूरी है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। और बाइंडिंग भी ऐसे ही होता है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ ऑक्सीजन आके बाइंड करता है इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो ये कंसर्टेड मॉडल था। अब ये जो कंसर्टेड मॉडल था इसकी कुछ लिमिटेशन, अब इसकी एक मेजर लिमिटेशन क्या थी, अब वो थी देखो जैसे यहाँ पर ये जो टी स्टेट है, टी स्टेट में यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड किया, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब टी स्टेट पे ऑक्सीजन आके बाइंड करता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोस कन्फर्मेशनल चेंजेस, मतलब टी को किस में चेंज होना चाहिए, आर स्टेट में चेंज होना चाहिए ना। बट यहाँ पर क्या, यहाँ पे तो अभी भी अपनी टी स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड किया तो अभी भी अपनी टी स्टेट में है। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, फिर से ये अपनी किस में प्रेजेंट है, टी स्टेट में प्रेजेंट है, फिर से यहाँ पे अपनी ये टी स्टेट में। तो मतलब ये जो मॉडल था, ये मॉडल ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कैसे टी से आर स्टेट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। बाइंडिंग बता दी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बता दिया, वो बात ठीक है कि वो बता दिया, लेकिन
यहां पर इस मॉडल ने ये चीज नहीं बताई कि कैसे T to R में कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे। अब इसी लिमिटेशन को देख के फिर यहां पर आया नेक्स्ट मॉडल विच इज सिक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, अब इस सिक्वेंशियल मॉडल में क्या बोला कि अभी ये जो यहाँ पे प्रोटीन है वो अपने किस स्टेट में प्रेजेंट है, टी स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब अभी ये सब यूनिट किस में, टी स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये T4 सब यूनिट यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड के तो देखो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए। देखो पहले ये स्क्वायर था, अभी किसमें हो गया, अपने राउंड फॉर्म में यहाँ पर है, मतलब ये किसमें, आर स्टेट में आया। ये 3 अभी भी किस स्टेट में प्रेजेंट है, टी स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर बन गया T3R स्टेट। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर देखो, हमने क्या पढ़ा था, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड किया, इसने क्या किया, अपने एडजेसेंट जिस पे ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, जो भी एडजेसेंट चेन्स थी वहां पर इसने कन्फर्मेशनल चेंजेस किए। अब ये देखो यहाँ पे ये कैसा हो, थोड़ा सा सर्कल यहाँ पर हो गया, मतलब अभी इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। किस लिए यहाँ पर कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है कोऑपरेटिव बाइंडिंग के लिए, कि अब इसको रेडी कर रहा है कि अब इसके साथ यहाँ पर क्या कर सकेगा, दूसरे मॉलिक्यूल आके ऑक्सीजन आके बाइंड करे। तो ये क्या करता है, जैसे एडजेसेंट टी स्टेट यहाँ पर होगी इसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करके यहाँ पर मतलब टी स्टेट के साथ, टी स्टेट में भी यहाँ पर क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बाइंडिंग करवानी है, मतलब इनकी एफिनिटी को बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेगा, एडजेसेंट यूनिट्स का भी थोड़ा वहां पे कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। अब फिर यहाँ पे अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, अनदर आके बाइंड किया, ये भी किसमें चेंज हो गया, अब ये अपना आर स्टेट में चेंज हो गया। तो ये स्टेट यहाँ पे क्या बन गई, ये बन गई T2 एंड R2 स्टेट। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया, इन दोनों यूनिट्स को चेंज कर दिया थोड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोऑपरेटिव बाइंडिंग थी, एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया। अब इस टाइम यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, तो ये यहाँ पर बन गई R3 स्टेट, सॉरी यहाँ पर हाँ R3 स्टेट यहाँ पे बन गई, कि 3 यहाँ पे आर में है और एक अभी भी किसमें प्रेजेंट है, टी स्टेट में। और फिर ये किसमें चेंज यहाँ पर होगा, ये चेंज यहाँ पर हुआ अपने R4 स्टेट में। ठीक है, फिर ये क्या करता है, यहाँ अपने R4 स्टेट पे चेंज करता है। ठीक है, तो अब ये जो मॉडल यहाँ पे था, इस मॉडल ने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट होता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 इंटरमीडिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये 3 इंटरमीडिएट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, T3R, T2R2, TR3, जो यहाँ पे किसमें, कंसर्टेड मॉडल में नहीं प्रेजेंट है। वहां पर क्या था कि या तो टी स्टेट या फिर आर स्टेट है। तो यहाँ पे बोला कि टी से आर में जब कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पर होते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, टी से आर में कन्फर्मेशन चेंजेस के टाइम पे बीच में यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ इंटरमीडिएट्स यहाँ पर आता है, विच आर T3R, T2R2, TR3। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे सिंपल से एक चीज यहाँ पर और देखना, देखो अब ये तो सिक्वेंशियल मॉडल में था। ठीक है, सिक्वेंशियल मॉडल ने यहां से एक लिमिटेशन ली, उसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया, वो बता दिया। अब सिक्वेंशियल मॉडल की क्या लिमिटेशन थी, अब सिक्वेंशियल मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, कि जैसे देखो, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा ना, हमने ये पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए एन यहाँ पर कितना होता है, 2.8 होता है, या फिर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर प्रैक्टिकल यहाँ पर देखिए तो जो ऑक्सीजन है वो 3 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, मतलब 3 के साथ ही उसकी सैचुरेशन आ जाती है। 3 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने का मतलब क्या है, कि अब ये जो प्रोटीन है 3 जब सबयूनिट के साथ बाइंड करेगा, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा, देन हीमोग्लोबिन शुड बी प्रेजेंट इन आर स्टेट। ठीक है, यही है ना, कि जब उसके साथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बाइंड के, जब वो सैचुरेशन शो कर रहा है, मतलब अब और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग नहीं हो रही है, तब जो हीमोग्लोबिन के जो यूनिट्स हैं, जो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आके बाइंड के, तब वो आर स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। बट जब हम सिक्वेंशियल मॉडल में देखते हैं, जब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आके बाइंड किए, तो ये तो किस में प्रेजेंट है, अपने इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट है, ये तो अपनी कंप्लीट आर स्टेट यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। ठीक है, बट अगर आप इसको इस मॉडल से यहाँ पर देखोगे, इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि जब ये अपनी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर आके बाइंड किया, तो ये अपनी किस स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कंप्लीटली आर स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। क्योंकि सिंपल सा आर स्टेट ही हमारी यहाँ पे कैसी है, रिलैक्स स्टेट है, जहां पर क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, मतलब एफिनिटी हमारी बेसिकली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो स्टेट है वो हमारी आर स्टेट है। ठीक है, तो अब अगर आप इस केस में यहाँ पर देखें, तो ये मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल की बाइंडिंग है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी कंप्लीटली आर स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट है।
बट ये किससे एक्सप्लेन होता है? ये एक्सप्लेन होता है हमारे कंसर्टेड मॉडल से, जिसमें यहाँ पर ये बोला कि जब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आके बाइंड करते हैं तब ये जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी किस स्टेट में प्रेजेंट है? वो अपने आर स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स यहाँ पर थे। ठीक है, दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट, दोनों के अपने अपने लिमिटेशन है और हम ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए दोनों मॉडल्स को यूज करते हैं, किसी एक मॉडल से हम बाइंडिंग नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 2 मॉडल्स यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी हमने देखो हीमोग्लोबिन का कितना कुछ पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग, हीमोग्लोबिन का यहाँ पे मतलब कैसे सिग्मोइड कर्व यहाँ पर आता है वो हमने देख लिया, काइनेटिक्स हमने देख ली, हिल प्लॉट हमने देख लिया। फिर हमने यहाँ पे 2 मॉडल्स देख लिए कि यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट एक और जो इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं ये यहाँ पर होगा इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जो हमने एस शेप कर्व किया, सिग्मोइड हमने कर्व किया, वहां पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, उस कर्व को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा देखो, जब बाइंडिंग यहाँ पर होती है ऑक्सीजन की टू द हीमोग्लोबिन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आता है। अब एक्चुअल में ये फैक्टर्स करते क्या है? दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग और रीशेपिंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जैसे ये फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं, ये फैक्टर्स क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये जो कर्व किया था, हमने क्या किया, कैसा है यहाँ पे एस शेप कर्व यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इस एस शेप कर्व को जैसे फैक्टर्स यहाँ पर आके बाइंड करेंगे वो क्या करते हैं? रीशिफ्ट कर देते हैं, मतलब शिफ्टिंग या फिर रीशेपिंग यहाँ पर करते हैं। अब शिफ्टिंग कैसे हो सकती है? राइट डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग हो सकती है, और शिफ्टिंग कैसे हो सकती है? लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, तो अब शिफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों हो सकता है। जब भी राइट शिफ्ट यहाँ पर होती है, इट सिग्निफाइज द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। अब सिंपल से देखो, जब हम फैक्टर्स की यहाँ पे बात करें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑक्सीजन एफिनिटी को रिड्यूस करेंगे, एंड कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? ऑक्सीजन एफिनिटी को इंक्रीज करने का काम करेंगे। जब भी ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी, ये कर्व शिफ्ट करता है राइट साइड में। ठीक है, तो हम सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं, इसको आर से याद कर लेना। आर स्क्वायर मतलब राइट साइड में शिफ्टिंग होगी तो रिड्यूस्ड होगी, एफिनिटी क्या होगी? रिड्यूस्ड होगी। और जब ये लेफ्ट साइड में मतलब इधर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, तब यहां पर एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज, तो ये हो जाएगा Li। आर मतलब राइट साइड रिड्यूस्ड, Li मतलब लेफ्ट साइड इंक्रीज। तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करेंगे, वेदर इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में होगा तो एफिनिटी डिक्रीज, लेफ्ट साइड में होगा तो एफिनिटी इंक्रीज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर 4 मेजर फैक्टर यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, पीएच यहाँ पर है, यहाँ पर 2,3 बीपीजी मतलब बिसफॉस्फोग्लिसरेट, एंड 4th यहाँ पर होगा CO2। अब याद है हम लोगों ने किया था, हमने मॉड्यूलेटर्स किए थे ना, तो मॉड्यूलेटर्स में भी बताया था बीपीजी, CO2, हाइड्रोजन आयंस। अब पीएच को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन से ना। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स यहाँ पर आएंगे जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करने में, राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहला फैक्टर करेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करेगा? जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, शिफ्ट जो कर्व यहाँ पर होगा, कर्व कहाँ पे? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड का मतलब क्या है? रिड्यूस। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एफिनिटी क्या हो गई? कम। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर यहाँ पर होगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एफिनिटी भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि कर्व कहां पर शिफ्ट करता है? राइट साइड पे। अब जैसे यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, शिफ्ट कर्व कहां पे शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड में। तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। तो ये यहाँ पे रिलेशन कैसा यहाँ पर आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन। तो एक फैक्टर ये हुआ। अब ऐसे यहाँ पर हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है पीएच और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
अब देखो पीएच और हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इन दोनों का एफिनिटी के साथ भी यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन को शिफ्ट करता है टू द राइट विथ डिक्रीज इन पीएच, मतलब जब पीएच डिक्रीज करती है, ठीक है, पीएच डिक्रीज किया, राइट साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पे कर्व राइट साइड में शिफ्ट किया, कर्व मतलब आर मतलब एफिनिटी रिड्यूस्ड, तो डिक्रीज इन पीएच रिड्यूसेस द एफिनिटी, डिक्रीज इन पीएच रिड्यूसेस द एफिनिटी। अब इसको रिवर्स कर दो, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन कर दो, इंक्रीज इन हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस द एफिनिटी। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। पीएच यहां पर क्या होगी, पीएच डिक्रीज, एफिनिटी डिक्रीज, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, एफिनिटी डिक्रीज। ठीक है, और जब लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो यहां पर क्या होगा, मतलब लेफ्ट में कब शिफ्ट करेगा, जब पीएच इंक्रीज होगा या फिर हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पीएच यहां पर है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, एंड हमारा जो हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, अब देखो एफिनिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि राइट में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो राइट में करेगा मतलब रिड्यूस्ड, लेफ्ट में करेगा तो इंक्रीज्ड, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। अब जो यहां पर हम देखते हैं वो क्या है, हम देखते हैं रीजन कि क्यों ऐसा होता है कि हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से एफिनिटी रिड्यूस है या पीएच को डिक्रीज करने से एफिनिटी रिड्यूस्ड है। अब सिंपल से देखो कैसा है कि जो पीएच को जो इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द अमाइनो टर्मिनल्स एंड साइड चेन ऑफ 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, पार्ट सी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पीएच इफेक्ट करती है वो कौन से, मतलब कहां पर इफेक्ट करती है, तो ये कहां पे इफेक्ट करेगी, अमाइनो टर्मिनल्स एंड साइड चेन ऑफ 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल। अब ये जो 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल है ये कौन सा यहाँ पर है, दीज आर हिस्टिडीन 146 ऑन द बीटा सब यूनिट, ठीक है, एंड हिस्टिडीन 122 ऑन अल्फा सब यूनिट। ठीक है, अल्फा सब यूनिट की 122 पोजीशन पर हिस्टिडीन प्रेजेंट है, बीटा सब यूनिट की 146 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, हिस्टिडीन। अब हमने क्या था कि जो अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 141 अमाइनो एसिड, बीटा सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 146। इनिशियली मैंने 147 बताया था, उसे करेक्ट कर लेना, 147 146 से बीटा सब यूनिट कंसिस्ट होती है। ठीक है, तो बीटा सब यूनिट का जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा है, हिस्टिडीन है, और यहाँ पे अल्फा सब यूनिट का जो 122 पोजीशन पर अमाइनो एसिड है वो यहाँ पर क्या, हिस्टिडीन। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पीएच कम हुई या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट आया या फिर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पीएच कम होगा या फिर हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन 146, क्योंकि 146 पर हिस्टिडीन प्रेजेंट है, लास्ट अमाइनो एसिड है, लास्ट अमाइनो एसिड मतलब उसका सी टर्मिनल फ्री होगा, एनएनसी टर्मिनल ना, फर्स्ट अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल फ्री, लास्ट का सी टर्मिनल। तो जो 146 पोजीशन पर हिस्टिडीन प्रेजेंट है उसका वहां पर क्या होगा, सी टर्मिनल फ्री, तो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्ड बनाता है किसके साथ, लाइसिन रेसिड्यू इन द अल्फा सब यूनिट ऑफ अदर अल्फा बीटा डाइमर। ठीक है, देखो इसको कैसे समझना, जैसे यहां पर ये अल्फा बीटा डाइमर है, ये अनदर, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहां पे ये जो बीटा सब यूनिट है इसका जो यहाँ पे 146 पोजीशन पर हिस्टिडीन प्रेजेंट है, ये क्या करता है, यहां से जो लाइसिन यहाँ पर होगा अल्फा सब यूनिट का, इसके साथ यहाँ पर क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अल्फा सब यूनिट का लाइसिन एंड बीटा सब यूनिट का हिस्टिडीन ऑफ 146 पोजीशन, वो यहाँ पर क्या करता है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, लाइसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब लाइसिन के साइड चेन में, लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड है ना, तो उसके साइड चेन में क्या होगा, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप और वहां पे अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है बॉन्ड। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है ना कि जो हिस्टिडीन है वो क्या बन जाता है, कैरियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिंपल सा लाइसिन के साइड चेन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लाइसिन के साइड चेन में प्रेजेंट है अमोनिया ग्रुप। अब लो पीएच है, लो पीएच का मतलब वो किस में प्रेजेंट होगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, लो पीएच का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एसिडिक एनवायरमेंट है, तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो हिस्टिडीन है वो किसकी तरह काम करता है, एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है तो ये क्या करता है, ये पार्ट लेता है इन दी सोल्ट ब्रिज फॉर्मेशन, मतलब आयनिक इंटरेक्शन विद द नेगेटिवली चार्ज्ड एस्पार्टेट 94 पोजीशन ऑन द सेम बीटा सबयूनिट। अब ये जो इतना पार्ट है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो सिंपल से एक चीज समझना होता क्या है, जैसे लो पीएच होती है, लो पीएच पर यहां पर जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन क्या करता है, वो अपनी मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करता है हिस्टिडीन, और वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या करता है, वो एस्पार्टेट रेसिड्यू नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, उसके साथ यहाँ पर क्या करता है, आयनिक इंटरेक्शन करता है, मतलब सोल्ट ब्रिज फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे हिस्टिडीन पॉजिटिव चार्ज, एस्पार्टेट नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पर होगी, और ये क्या करता है, मतलब सोल्ट ब्रिज की फॉर्मेशन करता है। अब जब ये सोल्ट ब्रिज की फॉर्मेशन होती है ना, ये एक्चुअल में करती क्या है, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबल कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोल्ट ब्रिज फॉर्मेशन होती है, ये क्या करते हैं, स्टेबलाइजेस द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाएगा, तो मतलब अब ये जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, अपनी ऑक्सी फॉर्म में नहीं जा पाएगा। ऑक्सी फॉर्म में नहीं जाएगा तो उसने क्या किया, एफिनिटी को रिड्यूस कर दिया ना। तो जैसे यहाँ पे लोअर पीएच हुई, लोअर पीएच ने एफिनिटी को डिक्रीज किया, रिड्यूस किया, इंक्रीज हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ने यहाँ पर क्या किया, एफिनिटी को डिक्रीज किया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो यहाँ पर क्या है कि जो हिस्टिडीन पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम कैसे करता है, क्योंकि हिस्टिडीन क्या करता है, अनदर अल्फा बीटा डाइमर की अल्फा सबयूनिट के लाइसिन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है और एक पॉजिटिव कैरियर मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर बन जाता है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या करता है, एस्पार्टेट मतलब बीटा सबयूनिट का जो एस्पार्टेट है 94 पोजीशन पर, उसके साथ जाके क्या करता है, आयनिक इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिससे अब ये जो प्रोटीन है अपने टी स्टेट में स्टेबल हो जाता है, मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर ये किस स्टेट पे, अपनी डीऑक्सीनेटेड स्टेट में स्टेबलाइज हुआ, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिकली इस टाइप के बॉन्ड से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जब पीएच रिड्यूस है, एफिनिटी रिड्यूस, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, एफिनिटी रिड्यूस। ठीक है, आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी। याद रखना पीएच कैसे इफेक्ट करता है, अमीनो एसिड का याद कर लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं या फिर पार्ट बी में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा हिस्ट्री इन्वॉल्व है, किस किस के बीच में आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड फैक्टर कंप्लीट हुआ, इट वॉज पीएच एंड हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड यहाँ पर देखते हैं, थर्ड इज CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 जो मतलब हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ भी बाइंड करता है। सेम इसके भी जो रिलेशन है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखो वैसे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब CO2 की बाइंडिंग होगी तो वो क्या करेगा, O2 की एफिनिटी को रिड्यूस करेगा। तो जब CO2 की बाइंडिंग है तब भी यहाँ पर क्या है कि जो कर्व है वो कहाँ पे, राइट साइड में शिफ्ट करने वाला है। जैसे जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे देखो यहाँ पर होता है कि जो CO2 यहाँ पर है, ये क्या करता है, बाइंड करता है ऐसा कार्बामेट ग्रुप टू द अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमाइनो ग्रुप के साथ ये बाइंड करता है कहाँ पे, एट द अमाइनो टर्मिनल एंड ऑफ ईच ग्लोबिन चेन। ठीक है, अब देखो एक चीज जो आपको नोट करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो आयनिक इंटरेक्शन है वो कहाँ पर हो रही है, बीटा सबयूनिट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो CO2 की बाइंडिंग है वो ईच ग्लोबिन चेन का मतलब कि अल्फा या फिर जो बीटा यहाँ पर हो, दोनों के क्या करता है, अमाइनो टर्मिनल पर जाके क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है एज अ कार्बामेट ग्रुप या फिर कार्बामेट आयन की तरह। जैसे देखो ये CO2 यहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या हुआ, अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू यहाँ पर है, तो अमाइनो टर्मिनल के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर बना तो ये बन गया कार्बामिनो टर्मिनल रेसिड्यू। ठीक है, ये CO2 यहाँ पर आके बाइंड किया और यहाँ से क्या करता है, एक प्रोटॉन यहाँ से क्या करता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये CO2 की बाइंडिंग यहाँ पर होता है और ये बन जाता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन। अब ये जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो कार्बामेट्स यहाँ पे बाइंड करता है, इसके अलावा एडिशनली और ये क्या करता है, ये भी सोल्ट ब्रिजेस फॉर्म करते हैं और जिससे ये क्या करता है, टी स्टेट को स्टेबलाइज करने का काम करता है और यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसे हमने पहले देखा कि सोल्ट ब्रिजेस बनेंगे तो टी स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी। सेम जो कार्बामेट भी देखो यहाँ पे आयंस हो गए ना, नेगेटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है, तो ये भी क्या कर सकता है, यहाँ पे ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इंटरेक्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा, सोल्ट ब्रिजेस फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। टी स्टेट को क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है, जिससे यहाँ पे CO2 की एफिनिटी ज्यादा मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगा, O2 की एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखना है, जैसे अब हमने यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट देखे, मतलब एक हमने पीएच का देखा या फिर हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, और एक हमने यहाँ पर देखा
CO2। ठीक है, अब ये जो इनका इफेक्ट होता है CO2 एंड pH का, इन दोनों के इफेक्ट को यहाँ पर बोर इफेक्ट बोला जाता है। और इस इफेक्ट को ना आप जब एनिमल फिजियो पढ़ते हो ना, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम करते हैं टिश्यूज एंड लंग्स में, वहां पर भी हम देखते हैं बोर इफेक्ट को। ठीक है, तो pH का इफेक्ट और CO2 कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट यहाँ पर होता है, इसको यहाँ पर हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट फैक्टर यहाँ पर होगा, लास्ट इज BPG 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज नेगेटिव आयन। ठीक है, अनाइनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अनाइनिक मॉलिक्यूल होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, R बेसिस में बनता है, एनाइनिक मॉलिक्यूल है। अब इस अनाइनिक मॉलिक्यूल की बाइंडिंग भी देखो कहां पर होती है। अब BPG की जो बाइंडिंग है वो कहां पे प्रेजेंट है, इन दी केविटी बिटवीन द सब यूनिट्स इन द T स्टेट। T स्टेट में वहां पर क्या करते हैं, BPG की बाइंडिंग वहां पर है। अब देखो सिंपल सा कैसे, BPG एक अनाइनिक मॉलिक्यूल, T स्टेट की जो केविटी होगी ये किससे लाइन होगी, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रेसिड्यू से। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन यहाँ पर होगी, सॉल्ट ब्रिजेस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज लाइन करता है यहाँ पे केविटी को, इंटरेक्ट करता है विद द नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ऑफ BPG। ठीक है, अब जो BPG है, BPG देखो कैसा, अब जो O2 है, O2 क्या कर रहा था, वो ईच सब यूनिट के साथ बाइंड कर रहा था, मतलब 4 ऑक्सीजन की बाइंडिंग थी। बट यहाँ पर क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ BPG इज बाइंड टू ईच टेट्रामर, मतलब एक टेट्रामर के साथ एक ही BPG की बाइंडिंग होती है। और जैसे BPG की बाइंडिंग होगी, सोल्ट ब्रिजेस है, सोल्ट ब्रिजेस है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे T स्टेट को क्या कर देगा, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। T स्टेट को स्टेबलाइज करेगा मतलब एफिनिटी को रिड्यूस करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो BPG की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो BPG की जो अमाउंट होगी वो भी यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होगी। अब ये जो ट्रांजिशन टू R स्टेट है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग पॉकेट को नैरो कर देते हैं, जिससे BPG बाइंड नहीं कर पाता है R स्टेट में। ठीक है, T स्टेट में बेसिकली बाइंडिंग होती है, क्योंकि वहां पे वो मतलब बाइंडिंग पॉकेट वाइड रहती है, तो केविटी ओपन होते हैं जहां पे BPG बाइंड कर सकता है। ठीक है, T स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो अब हमने यहाँ पे सब फैक्टर्स यहाँ पे देख लिया। अब हम इन सब फैक्टर्स का यहाँ पर देखते हैं कोलेक्टिवली कैसे यहाँ पर आता है। सिंपल से देखो, राइट शिफ्ट का मतलब अभी क्या था, RR मतलब रिड्यूस्ड एफिनिटी। ठीक है, लेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट का मतलब है इंक्रीज्ड एफिनिटी, मतलब LI। ठीक है, अब रिड्यूस्ड एफिनिटी के लिए फैक्टर्स जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कौन कौन से यहाँ पर, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज 2,3-DPG, इंक्रीज हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। और लेफ्ट के लिए जो यहाँ पर होंगे वो कौन सा यहाँ पर है, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज 2,3-BPG होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिक्रीज हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ एफिनिटी क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज, राइट की तरफ एफिनिटी यहाँ पे क्या है, डिक्रीज। तो हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने फैक्टर यहाँ पे किए टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने सेकेंड यहाँ पे किया हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया CO2, और फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया BPG। तो अब ये जो 4 फैक्टर्स है, ये चारों फैक्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफिनिटी। ठीक है, ये चारों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के, और जो हमारा यहाँ पे pH होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, वो एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो एक दो चीजें याद रखना। ठीक है, एक तो यहाँ पे CO2 की जो बाइंडिंग है इंपॉर्टेंट आ जाता है। CO2 की बाइंडिंग यहाँ पे किसके साथ है, अल्फा एंड बीटा चेन के साथ यहाँ पर होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो BPG की बाइंडिंग है ना, BPG की बाइंडिंग होती है टू दी बीटा चेन। ठीक है, BPG बीटा चेन के साथ बाइंड करता है, अल्फा चेन के साथ बाइंडिंग नहीं होती, बीटा चेन के साथ बाइंडिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने CO2 की बाइंडिंग अल्फा बीटा दोनों के साथ यहाँ पर देखी है। ठीक है, अच्छा हमने देखो इतना सबको समझ में आया ना, हमने फैक्टर्स यहाँ पे किए, फैक्टर्स हमने देखा राइट में कैसे शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करेगा। एक क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे ना हमने अलग अलग हीमोग्लोबिन की, जैसे हमने एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन किया। ठीक है, याद हमने एम्ब्रियोनिक किया, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में हमने क्या किया था कि वहां पर जो चेन प्रेजेंट है, हमने क्या कि वहां पर चेन कौन सी प्रेजेंट है, जीटा चेन प्रेजेंट है, मतलब ये जीटा जीटा यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर किया था जीटा के साथ हमने किया था अपसाइलन। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियोनिक था अपसाइलन। एडल्ट वाले में हमने किया कि अल्फा होगा, जो हम मेजर वाला था अल्फा यहाँ पे था, और हमने यहाँ पर किया था बीटा। ठीक है, बीटा हमने किया। ठीक है, एक हमने फीटल भी किया था, याद है हमने हीमोग्लोबिन के टाइप की थी स्टार्टिंग में ही। ठीक है, स्टार्टिंग में हीमोग्लोबिन के टाइप की थी, जिसमें हमने एम्ब्रियोनिक भी किया, फीटल किया था, एंड हमने किया था वहां पे एडल्ट, मेजर एंड माइनर। ये
ठीक है, ये देखो ये हमने किया था, एम्ब्रियोनिक हमने किया, फिटल एडल्ट यहाँ पे किया। एम्ब्रियोनिक में यहाँ पे जीटा प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या एप्सिलॉन प्रेजेंट है, फिटल में यहाँ पे क्या अल्फा एंड गामा प्रेजेंट है, एडल्ट में यहाँ पे क्या अल्फा बीटा प्रेजेंट है। अब देखो जो एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियोनिक में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जीटा, ठीक है, जैसा भी जीटा, और यहाँ पर ये क्या है एप्सिलॉन, साइज सेम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये देखें हमारा ये जो फिटल होगा, इसमें यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे क्या है गामा, अल्फा और यहाँ पे क्या है गामा। और एडल्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा भी प्रेजेंट है, बीटा भी, अल्फा कर लो इसको, ये यहाँ पर क्या होगा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा, यहाँ पे क्या है गामा गामा। अब एक चीज देखना, हमने एक चीज किया था कि जो एम्ब्रियोनिक और फिटल है दोनों की हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन द एडल्ट। इसको कैसे समझेंगे, अब देखो सिंपल सा हमने यहाँ पे दो फैक्टर किए ना, दो फैक्टर हमने, एक तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक हमने CO2, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे BPG किया। अब CO2 की बाइंडिंग किसके साथ है, अल्फा एंड बीटा चेन के साथ है, BPG की बाइंडिंग किसके साथ है, बीटा चेन के साथ है। अब जब हम एम्ब्रियोनिक की बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक के साथ ना तो CO2 बाइंड करेगा, ना ही यहाँ पर क्या करेगा BPG बाइंड करेगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक में ना तो अल्फा चेन प्रेजेंट है ना ही यहाँ पे बीटा चेन प्रेजेंट है। बट जब हम फीटल की बात करेंगे, फीटल में क्या होगा, यहाँ पर CO2 की तो बाइंडिंग पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है अल्फा प्रेजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है BPG बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि जो BPG है वो बाइंड किससे करता है, बीटा चेन से करता है, तो BPG की बाइंडिंग नहीं होगी। बट जब हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में CO2 भी बाइंड करेगा और एडल्ट में यहाँ पर क्या होगा BPG भी बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसी रीजन से हम क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियोनिक हैज हायर एफिनिटी एंड फिटल एंड हायर एफिनिटी देन दी एडल्ट हीमोग्लोबिन। तीनों में भी अगर हम देखें एम्ब्रियोनिक की सबसे ज्यादा हायर एफिनिटी है, फिटल की उससे कम है, और सबसे कम एफिनिटी यहाँ पे किसकी आ जाती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे देख लिया हीमोग्लोबिन के बारे में, डिटेल यहाँ पे स्ट्रक्चर, काइनेटिक्स, एवरीथिंग, कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है, हिल्स फ्लोट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, टू मॉडल्स यहाँ पे कौन कौन सा आता है, कैसे बाइंडिंग को हम डिस्क्राइब करता है, मैकेनिज्म क्या क्या आता है, फैक्टर्स हमने देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स का डिटेल में भी देख लिया कैसे यहाँ पर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से आ ही जाता है, ठीक है। और लास्ट में हमने ये भी देख लिया कि जैसे ये एम्ब्रियोनिक यहाँ पर होगा, ठीक है, ये जैसे हमारा ये एडल्ट यहाँ पर है, ऐसे हमने एक और यहाँ पे किया था जिसमें हमने अल्फा अल्फा और हमने यहाँ पर देखा था गामा गामा प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही, यहाँ पे ना तो CO2 की बाइंडिंग, ठीक है, ना यहाँ पे BPG की बाइंडिंग क्योंकि चेन से नहीं है, यहाँ पे CO2 भी बाइंड करेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर BPG भी बाइंड करेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या अल्फा अल्फा में यहाँ पे CO2 बाइंड करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे BPG बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हीमोग्लोबिन टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके नोन में प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के, या फिर आप समझते हो कि जिसके लिए लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज शेयर कीजिए। सो अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।